अस्सलाम वालेकुम। कल हमने डिमांड मैनेजमेंट स्टार्ट किया था। ओवरव्यू करा देती हूँ, कल जो स्लाइड्स पढ़ ली थी और बाकी कंप्लीट कर लेते हैं आज हम इसको। डिनाइल मैनेजमेंट में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो तमाम क्लेम्स जो पे प्रोसेस होते हैं लेकिन पे नहीं होते, उनको कैसे हमने टैकल करना है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला जो डिनाइल आया था वो आया था CO16 का, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन का। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन का डिनाइल जब भी आएगा तो आपके पास ईओबी में या ईआरए में एडिशनल रिमार्क कोड आएगा। रिमार्क कोड में लिखा हुआ होगा कि इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली कौन सी रिक्वायर्ड है इंश्योरेंस को। जैसे अगर ड्रॉप डाउन में नीचे जाके देखें तो ड्रग्स का नेम चाहिए होता है, उसके अलावा एडिशनल बेनिफिट्स की इंफॉर्मेशन हो सकती है, मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, डॉक्टर की इंफॉर्मेशन हो सकती है, कुछ जो है वो पेशेंट से कोई रिक्वायर्ड होती है, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मॉडिफायर मिसिंग होता है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। अब हमने क्या देखना है कि जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली रिक्वायर्ड है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन इंश्योरेंस को प्रोवाइड करनी है और क्लेम को एज करेक्टेड क्लेम रिबिल करना है कमर्शियल इंश्योरेंसेस के लिए, जबकि मेडिकेयर को ओरिजिनल क्लेम जाएगा। ये हमारा करेक्टिव एक्शन होगा। अगर तो हमें एग्जैक्टली मिलती नहीं है रीजन की क्या इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी, क्या लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन थी, तो फिर हमें इंश्योरेंस को कॉल करके पूछना पड़ता है कि एग्जैक्टली उनको इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए। वैसे तो रिमार्क कोड में क्लियरली लिखा हुआ होता है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए। फिर हमने पढ़ा था डुप्लीकेट क्लेम। डुप्लीकेट क्लेम में हमने पढ़ा था कि डुप्लीकेट होने की रीजंस क्या होती हैं। डुप्लीकेट होने के काफी रीजंस होते हैं। डुप्लीकेट क्लेम एग्जैक्टली कोई खुद डिनाई नहीं होता, इसके बिहाइंड हमेशा रीजन होती है। कोई ओरिजिनल क्लेम हमेशा होता है और फिर ये डुप्लीकेट होता है। अब समटाइम ये होता है कि सर्विस एक ही दफा रेंडर हुई है, लेकिन क्या हुआ, बिलर ने दो दफा बिल कर दी। एक दफा भी आ गई थी उसके पास, दूसरी दफा भी आ गई, उसने क्या किया, स्कैन में दो दफा बिल कर दी, दो दफा डेट ऑफ सर्विस चली गई। अब एग्जैक्टली परफॉर्म जो है वो सर्विस एक ही दफा हुई है लेकिन दो दफा बिल हुई है, तो वो डुप्लीकेट हो जाएगी। इस तरह के क्लेम्स में हमने क्या करना है, जो एग्जैक्ट एक क्लेम जो प्रोसेस हुआ हुआ है, पे हुआ हुआ है, उसको तो हम लोगों ने पोस्ट करना है, और जो पे नहीं हुआ हुआ उसको हम डिलीट कर देंगे या एडजस्ट कर देंगे। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि एग्जैक्टली सर्विस जो है दो दफा ही रेंडर हुई है, पेशेंट दो दफा ही डॉक्टर के पास आया था और उसने एक ही तरह की सर्विस ली है। इस सूरत में अप्रोप्रिएट मॉडिफायर जाएगा उसके साथ। और थर्ड सिनेरियो ये है कि अगर कोई क्लेम हमारे पास डिनाय होता है और हमने दोबारा बिल करना है, उसको रीबिल करना है, तो हम रीबिल करते हुए ओरिजिनल क्लेम रीबिल कर देंगे। अगर कमर्शियल इंश्योरेंसेस के लिए करेक्टेड क्लेम बिल नहीं करेंगे तो वो डुप्लीकेट से डिनाई करेगा। तो हम लोगों ने क्या करना है, हमेशा करेक्टेड क्लेम रिबिल करना है कमर्शियल इंश्योरेंसेस के लिए। ये हमारे सजेस्टेड एक्शंस लिखे थे। फिर मॉडिफायर का हमारे पास डिनाई तब आता है जब हमारा प्रोसीजर कोड और मॉडिफायर जो है मिसमैच हो। दूसरी बात कि हमने मॉडिफायर जहाँ पे रिक्वायर्ड था वहां पे नहीं लगाया, या वहां पे लगा दिया जहाँ रिक्वायर्ड नहीं था। इन चीजों को हम कहाँ से देखते हैं, हम कोडिंग टीम से कंसल्ट करते हैं। मॉडिफायर का डिनाई आए, CCI एडिट कोडिंग और कोडिफायर है, इनकोडर प्रो है, ये कोडिंग के सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम देखते हैं, जिनमें हम CPTs को और मॉडिफायर्स को लगा के चेक करते हैं कि ये इसके साथ जाने वाला मॉडिफायर है भी कि नहीं, और रीसबमिट कराते हैं क्लेम। CO22 पढ़ा था हमने कि कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट है, यानी बेनिफिट डिवाइड है दो इंश्योरेंसेस के दरमियान में। पेशेंट के पास प्राइमरी और सेकेंडरी दो इंश्योरेंसेस हैं, और हमने क्या किया, इसकी काफी सारी रीजंस हो सकती हैं। एक रीजन ये हो सकती है कि पेशेंट हैज अदर इंश्योरेंस व्हिच इज कवर्ड सर्विसेज एज प्राइमरी। हमें जो इंश्योरेंस दी है वो प्राइमरी नहीं थी, कोई और प्राइमरी इंश्योरेंसेस की है। फिर है कि पेशेंट ने खुद ही अपडेट नहीं करवाया, दो इंश्योरेंसेस तो है लेकिन COB इंश्योरेंस को ही नहीं अपडेट कराई हुई, तो हर इंश्योरेंस को पता ही नहीं है कि लाइक प्राइमरी इंश्योरेंस भी प्राइमरी समझ रही है, सेकेंडरी भी खुद को प्राइमरी समझ रही है, या दोनों इंश्योरेंस खुद को सेकेंडरी समझ रही है। वो पेशेंट को खुद ही अपडेट करानी है। इसके अलावा ये रीजन हो सकती है कि हम लोग एलिजिबिलिटी चेक करते हैं और प्राइमरी पेयर को ठीक तरह से देखते ही नहीं। हमने जैसे एक्टिव देखा बिल कर दिया, नीचे देखा ही नहीं कि प्राइमरी पेयर कोई और था। मिसिंग प्राइमरी इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन, सेकेंडरी को बिल करते हुए प्राइमरी इंश्योरेंस की EOB नहीं देखी। मेडिकेयर और मेडिकेड को बिल करते हुए हमने उनकी मैनेज केयर प्लान्स नहीं देखे। तो इस तरह से डिनाइल जो है वो आने की रीजन तब होती है। सबसे पहले तो हमें एलिजिबिलिटी चेक करनी है और हमने प्राइमरी पेयर को ढूंढना है और प्राइमरी पेयर को बिल करना है। अगर हमें नहीं मिलता तो हम पेशेंट को बिल करके हम उसे कहेंगे कि अपना COB अपडेट कराओ। और अगर सेकेंडरी इंश्योरेंस को हम बिल कर रहे हैं तो हम उसको प्राइमरी इंश्योरेंस की EOB जो है वो भेजेंगे, ताकि वो एज सेकेंडरी ही प्रोसेस करे। फिर हमारे पास आया था CO119, बेनिफिट मैक्सिमम फॉर द टाइम पीरियड हैज बीन रीच्ड, यानी कि कैलेंडर ईयर के अंदर जो सर्विसेज वो जितनी दफा ले सकता था पेशेंट,
वो ले चुका है, उसके बाद भी उसने वो सर्विस ली है। ये ज्यादातर उन सर्विसेज के लिए होती है जो एनुअली एक दफा या 2 दफा होती है, जैसे वेलनेस विजिट हो गए, वो एक हमारा वेलकम विजिट होता है, एक इनिशियल होता है और एक सब्सिक्वेंट होता है। अब जब वो ऑलरेडी ले चुका हो, दोबारा से उसने ऐसी कोई सर्विस ली हुई, तो उसके लिए क्या होगा, इंश्योरेंस पे नहीं करती। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो चेक करते हैं कि प्रीवियस बिल्स में क्या ये सर्विसेज गई हुई हैं, कितनी बार गई हैं। एलिजिबिलिटी में चेक करते हैं कि कितनी बार जा सकती थी, वहां पे हमारे बेनिफिट लिखे हुए हैं, तो चेक करते हैं कि कितनी बार जा सकती थी। अगर एग्जैक्टली जितनी बार जा सकती थी वो ऑलरेडी जा चुकी है, तो हम पेशेंट को बिल करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम रिप्रोसेसिंग की रिक्वेस्ट कराएंगे। B7 provider was not certified eligible to pay the service। अब इसमें रीजन ये हो सकता है, एक रीजन तो ये हो सकता है कि उसकी स्पेशलिटी से रेलिवेंट ही नहीं थी सर्विस उसने दी थी। दूसरा ये हो सकता है कि उसकी सर्टिफिकेशन एक्सपायर हो चुकी हुई थी, उससे बाद उसने सर्विस दी है, या दोबारा एक्टिव कराने के पहले कर दी। तो इस तरह की चीजें जो हमने देखनी होंगी, तो हमें, या क्या जो है हमारा वो सर्टिफिकेशन कैंसिल हो गई, एक्सपायर हो गई, तो उसके बाद सर्विस दे दी, लैब लैब की कोई सर्विस दे दी, तो तब ये डिनाई आ सकता है। हमने सबसे पहले प्रोवाइडर की एलिजिबिलिटी चेक करनी होती है। प्रोवाइडर की एलिजिबिलिटी हमें प्रोवाइडर के पोर्टल, जहां से इनरोलमेंट के पोर्टल से, उनमें से चेक कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था चेन ऑफ ऑनरशिप मेडिकेयर के लिए, हमने चेक करना है, वहां से पता चल जाएगा कि ये प्रोवाइडर की इनरोलमेंट कब से लेके कब तक थी और हमारी डेट ऑफ सर्विस क्या है। उसके अलावा हमारी ये हो सकता है कि पहले प्रीवियसली ये सबमिट हो चुके थे, प्रोसेस होके पे हो गए थे, हम ये वाली चीजें भी चेक करेंगे। और दूसरी बात है कि हम अपने रेलिवेंट डिपार्टमेंट, कोडिंग डिपार्टमेंट से भी कंसल्ट करेंगे अगर ऐसा कोई मसला है तो। CO24 है, कैपिटेशन है, पेमेंट इज चार्ज, चार्ज एडजस्टेड चार्ज आर कवर अंडर कैपिटेशन। कैपिटेशन वो लमसम अमाउंट या फ्लैट अमाउंट है जो कि महीने के स्टार्ट में ही इंश्योरेंस कंपनी किसी भी डॉक्टर को लिस्ट ऑफ पेशेंट्स के अगेंस्ट दे देता है कि ये पेशेंट जितनी दफा भी विजिट करेंगे इस मंथ में, ये उनकी अमाउंट में पहले से पे कर रहा हूँ। तो ये जो होती है वो कैपिटेशन होती है। कैपिटेशन अगर मेडिकेयर या मेडिकेड का आपको आता है, तो इसका मतलब ये हमेशा होता है कि मेडिकेयर और मेडिकेड कैपिटेशन लेते ही नहीं है, ये गवर्नमेंट पेयर्स है। तो इनमें हमेशा कोई मैनेज केयर प्लान एज प्राइमरी काम कर रहा होता है, तो हमने एलिजिबिलिटी चेक करके प्राइमरी पेयर को बिल करना होता है जो मैनेज केयर प्लान है। अगर तो आपकी कमर्शियल इंश्योरेंस कैपिटेशन का डिनाई कर रही है, तो हम देखते हैं कि हमारे डॉक्टर का एग्रीमेंट कैपिटेशन का था या नहीं था। अगर उसका एग्रीमेंट कैपिटेशन का होता है, तो हम CO24 लगा के एडजस्ट कर देते हैं कैपिटेशन की अमाउंट। ये इसका सजेस्टेड डिडक्शन है। फिर CO27 है, एक्सपेंसेस इनकर्ड आफ्टर कवरेज टर्मिनेट। नाम से ही जाहिर है कि कवरेज जो है वो टर्मिनेट हो गई है। ठीक है, इसका मतलब है कि जब हमने प्रोसीजर परफॉर्म किया, तब तक इंश्योरेंस एक्टिव नहीं थी, या उसी डेट पे, जिससे डेट ऑफ सर्विस होती है, उसी डेट पे अगर इंश्योरेंस इनएक्टिव हो जाती है, तो तब भी क्या होता है, ये होता है कि, एक मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा, इनएक्टिव अगर इंश्योरेंस आती है, तो सबसे पहले हम लोगों को एक तो डेट ऑफ सर्विस सबसे पहले चेक करनी है। डेट ऑफ सर्विस हमारी एक्यूरेट है, और हमने फिर इंश्योरेंस की एलिजिबिलिटी चेक करनी है। हमने देखा है कि अगर उस डेट पे वाकई में इनएक्टिव इंश्योरेंस है,
तो एक्टिव इंश्योरेंस के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे। और अगर इंश्योरेंस इनएक्टिव नहीं है तो हम ये चेक करेंगे कि इंश्योरेंस जैसे मेडिकेयर के पार्ट ए, बी, सी और डी है, इनमें से एक पार्ट भी एक्टिव होगा तो इंश्योरेंस एक्टिव शो हो रही होगी, लेकिन हो सकता है कि हमने जिस पार्ट के लिए बिल किया है वो इनएक्टिव हो। तो हमने एलिजिबिलिटी को डिटेल से देखना है। अगर सेम डेट पे टर्मिनेट हो रही थी इंश्योरेंस जिस दिन डेट ऑफ सर्विस परफॉर्म हुई, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो इस सूरत में भी क्या होता है कि आपकी जो इंश्योरेंस होती है वो पे नहीं करती। ठीक है, तो इनएक्टिव इंश्योरेंसेस के सिनेरियो के अंदर हमेशा यही होगा कि आपको एक्टिव इंश्योरेंस के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा डिनाई आ रहा है, जैसे ये आफ्टर कवरेज टर्मिनेट था, वो इसके अलावा वो भी आता है CO 27 या 26 भी आता है, वो भी सेम सिनेरियो होता है कि वो प्रायर होता है। मैं आप लोगों का रिजल्ट भी ग्रुप के अंदर दे रही हूँ, देख लें। ठीक है, जिन्होंने अभी तक अटेम्प्ट किया। अच्छा, फिर CO 100 है। CO 100 ये होता है जब हमने पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर पढ़े थे, तो हमने पढ़ा था कि नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर की पेमेंट्स जो होती हैं वो प्रोवाइडर्स को नहीं मिलती, डायरेक्ट पेशेंट्स को मिलती है। ये वो सिनेरियो है। पेमेंट हैज बीन मेड टू द सब्सक्राइबर, और पेशेंट को डायरेक्टली दे दी गई है। नॉन पार्टिसिपेटिंग था तो इसमें सजेस्टेड एक्शन बेसिकली हमने क्या किया है कि ARA में पेमेंट पोस्ट नहीं करनी होती, बल्कि पेशेंट को बिल करना होता है इसके लिए। B15 है, पेमेंट एडजस्टेड बिकॉज प्रोसीजर सर्विसेज इज नॉट पेड सेपरेटली। सेपरेटली सर्विसेज नहीं पे होंगी। हम सबसे पहले चेक करेंगे कि सर्विसेज अलग से पे होने वाली हैं, पेएबल हैं। उसमें हम देखेंगे कोई अप्रोप्रिएट मॉडिफायर जाता है तो मॉडिफायर लगा के बिल करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने मॉडिफायर पढ़ते हुए पढ़ा था, पेमेंट एलिजिबल मॉडिफायर वो बताते हैं कि ये कोड पेमेंट के लिए एलिजिबल है, इसको सेपरेटली पे किया जाएगा। तो हमने रेलिवेंट मॉडिफायर लगा के बिल करना है, तो वो सर्विस सेपरेटली पे हो जाएगी। ठीक है, और हमने अप्रोप्रिएट मॉडिफायर देखना कहाँ से, हमारे कोडिंग के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं या कोडिंग टीम से हमने पूछना। CO 29 है, द टाइम लिमिट फॉर द फाइलिंग हैज एक्सपायर्ड। हर इंश्योरेंस की फाइलिंग की लिमिट है। वो लिमिट अगर एक्सीड हो जाती है तो इंश्योरेंस जो है क्लेम को एक्सेप्ट नहीं करती, लेट फाइल हो जाते हैं। कमर्शियल इंश्योरेंस मोस्टली 90 डेज को करती हैं। 90 डेज का ड्यूरेशन होता है, 180 डेज का ड्यूरेशन होता है BCBS का, 365 डेज का ड्यूरेशन होता है मेडिकेयर का। ठीक है, तो रिसबमिशन के लिए भी 120 डेज का ड्यूरेशन होता है। अब ये होता है कि लेट फाइल अगर क्लेम किसी जेन्युइन रीजन से है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखे है कि लेट फाइल इंडिकेटर के साथ बिल करते हैं। एलिजिबिलिटी नहीं थी, लेजिगेशन का इशू था, अथराइजेशन डिले थी। यानी ये है कि कुछ जो है हमारे इंश्योरेंस के साथ जो डॉक्टर का है, ये कॉन्ट्रैक्ट में या इन चीजों में कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम था या कोई चीज थी, तो इस तरह के क्लेम्स जो है वो थोड़ा सा डिले होने की रीजंस होती है, और वो जो है इंश्योरेंस उनको एंटरटेन कर लेती है। बिलिंग फॉर्म नहीं था, सर्टिफिकेशन प्रोवाइडर की डिले थी। फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी प्रोसेसिंग डिले था, एलिजिबिलिटी डिटर्मिनेशन थी, ओरिजिनल क्लेम की रिजेक्शन थी, एडमिनिस्ट्रेशन डिलेस। तो डिलेस के ये डिफरेंट रीजन है कि जिन जिन रीजन की वजह से ये होता है कि अगर क्लेम वाकई में जेन्युइन रीजन की वजह से डिले था तो वो कंसीडर करती है इंश्योरेंस, लेकिन अगर आपके पास क्लेम था और आपने बिल नहीं किया तो इसको टाइमली फाइलिंग लिमिट क्रॉस हो गई, तो फिर उसको इंश्योरेंस एंटरटेन नहीं करेगी। CO 50 है, दिस आर द नॉन कवर सर्विसेज बिकॉज द डीम टू मेडिकल नेसेसिटी। नाम से जाहिर है कि मेडिकल नेसेसिटी, डीम टू मेडिकल नेसेसिटी का मतलब है कि मेडिकली इसको जरूरत नहीं थी, जो प्रोसीजर आपने परफॉर्म कर दिया। ये डिनाई आने की सबसे बड़ी रीजन ये होती है कि हमारा CPT कोड जो है वो हमारे DX को सपोर्ट नहीं कर रहा होता। हमारा DX कुछ और बीमारी का लगा हुआ था, प्रोसीजर हम कोई और लगा रहे होते। तो अगर वो इसके साथ रिलेट नहीं कर रहा तो ये इस तरह के का डिनाइल आ जाएंगे। हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अपनी कोडिंग को चेक करना है कि कोडिंग जो हमारे CPTs और DX इनकंसिस्टेंट है कि नहीं है, या कोई अप्रोप्रिएट मॉडिफायर जाना है तो वो जाएगा इसके साथ। 96 नॉन कवर चार्जेस है। नॉन कवर चार्जेस अब बहुत सारी टाइप के हैं। पेशेंट के प्लान में नॉन कवर है, प्रोवाइडर के प्लान में नॉन कवर है, या इंश्योरेंस के प्लान में नॉन कवर है। और इन सब के साथ जो है सब जो सिनेरियोस हैं उनमें एक्शंस भी डिफरेंट है। पेशेंट अवेल द सर्विसेज दैट वर नॉट कवर्ड इन हिज इंश्योरेंस प्लान, उसके प्लान में कवर नहीं थी, तो डेफिनेटली इस तरह की सर्विसेज अगर वो लेगा तो हम पेशेंट को बिल करेंगे। इसका सजेस्टेड एक्शन ये होगा। The provider perform the services conflict in his or her healthcare specialization, उसकी स्पेशलाइजेशन से कॉन्फ्लिक्ट करती है तो डेफिनेटली प्रोवाइडर ने वो सर्विस नहीं देनी चाहिए थी जो उसने दी, तो इसकी सूरत में प्रोवाइडर क्या करेगा, वो क्लेम को राइट ऑफ करवाएगा।
सबमिटेड सर्विसेज में बी डिक्लेयर्ड नॉन कवर सब्जेक्टेड टू, कभी ये भी हो सकती है कि क्यों क्यों नॉन कवर होती है, पहले इंश्योरेंस वो सर्विसेज दे रही है लेकिन अब इंश्योरेंस ने देना बंद कर दिया। सर्विसेज नो लॉन्गर कवर्ड अंडर बेनिफिट, जैसे डीएमई है, ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट या सप्लाईज हैं, जो कि जैसे हम लोगों को व्हील चेयर्स होती हैं, इस तरह के डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं पेशेंट्स को, शूज होते हैं, सोल्स होते हैं शूज के, डेंटल होते हैं जैसे ब्रिसल्स लगते हैं, उस तरह की चीजें होती हैं। तो ये अगर पहले प्लान्स में शामिल थी इंश्योरेंस के, लेकिन अब उसने सप्लाई प्लान में से खत्म कर दी है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, पेशेंट ने ले ली, तो इस तरह की सर्विसेज भी नॉन कवर्ड आ जाती है। ठीक है। CO31 है, क्लेम डिनाइड बिकॉज पेशेंट कांट बी आइडेंटिफाई और इंश्योर्ड, इंश्योरेंस के पास पेशेंट जो गया, पेशेंट को वो आइडेंटिफाई नहीं कर रही इंश्योरेंस, उसकी सबसे बड़ी रीजन ये होती है कि हमने डेमोग्राफिक लेवल पे कोई गलती की होती है, सब्सक्राइबर और पेशेंट का नाम हमने गलत लिखा, हमें स्पेल कर दिया है, डेट ऑफ बर्थ गलत लिख लिया, पॉलिसी नंबर इनकम्प्लीट लिख लिया, ग्रुप नंबर इनकम्प्लीट था, फर्स्ट लास्ट लिख लिया, लास्ट फर्स्ट नाम लिख लिया, तो उसकी वजह से आइडेंटिफाई नहीं होगा। इसकी हमने एलिजिबिलिटी चेक करनी है और करेक्ट नेम भेजना है प्रोसेस करने के लिए क्लेम। CO252 है हमारा अटैचमेंट और अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, हमारे एडिशनल रिमार्क कोड में लिखा होगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। रीजंस क्या है, इंश्योरेंस रिक्वायर्ड है, मेडिकल नोट चाहिए अगर प्राइमरी इंश्योरेंस की डिनाई कर रही है, सेकेंडरी अगर कर रही है तो वो हमेशा प्राइमरी इंश्योरेंस की भी ही मांग रही होती है, तो हमें वो रिक्वायर्ड देखना है कि एडिशनल कौन सा उसको चाहिए डॉक्यूमेंट, वही डॉक्यूमेंट उसे इंश्योरेंस को प्रोवाइड करना है अकॉर्डिंगली। 109 जैसे हमें CO22 पढ़ा था, सेम 109 मेडिकेयर का डिनाई है। मेडिकेयर अगर मेडिकेयर को अगर बिल हो और कोई और इंश्योरेंस प्राइमरी हो तो मेडिकेयर 109 का डिनाई करती है, CO22 का डिनाई नहीं करती। कमर्शियल इंश्योरेंस CO22 का डिनाई करती है। ठीक है। इसमें क्या है, पेशेंट इज इनरोल इन मेडिकेयर एडवांटेज प्लान, claim is submitted to the insurance company that is not patient's primary insurance in case of secondary, यहाँ पे भी ये भी प्राइमरी ही चाहिए। तो मैनेज केयर प्लान की सूरत में मैंने आपको हमेशा बताया कि मेडिकेयर और मेडिकेड होगी तो हम उसकी प्राइमरी इंश्योरेंस हमेशा देखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम सिनेरियोज में मेडिकेयर और मेडिकेड की प्राइमरी इंश्योरेंस कोई और होती है, कमर्शियल इंश्योरेंस। इसमें हम मैनेज केयर देखेंगे, मैनेज केयर को एज प्राइमरी बिल करेंगे, और सेकेंडरी अगर है तो सेकेंडरी को प्राइमरी की भी देंगे। 204 सर्विस इक्विपमेंट ड्रैग इज नॉट कवर्ड अंडर, पेशेंट प्लान के अंदर कवर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को बिल कर देंगे इसके लिए। अब CO16 हमने पढ़ा था, ये COB16 है, इसका मतलब है कि न्यू पेशेंट क्वालिफिकेशन वर नॉट मेट, हमने न्यू पेशेंट का कोड लगा के बिल कर दिया लेकिन पेशेंट क्या है, एस्टेब्लिश था, तो इस सूरत में भी डिनाई हो जाएगा। हमने क्या करना है, उसको करेक्ट कोड लगा के बिल करना है। ये यहाँ तक हमारी डिनाइल मैनेजमेंट एंड हो गई। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? फिलहाल तो कोई क्वेश्चन कोई नहीं है। क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी हमारी, थोड़ी सी लॉन्ग भी है ये, इसको मैंने रिव्यू दोबारा से स्टार्ट से करा दिया कि ये थोड़ा सा डिनायल मैनेजमेंट बेसिकली एक थोड़ी सी ट्रिकी चीज है, इसको समझने की जरूरत है, इसको उसको पढ़ो, इसको गो थ्रू करो, क्योंकि बेसिकली ये रिलाई कर रही है सारी सारी चीजें ऑटोमेटेड है, लेकिन डिनायल मैनेजमेंट ऑटोमेटेड नहीं है। जितना हमारा बीइंग अ बिलर इसके ऊपर ग्रिप ज्यादा अच्छी होगी उतना हमें ज्यादा चीजें समझ आएंगी। अभी हम लोग थेरेटिकली पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जितना हमने थेरेटिकली ये चीजें हमें याद होंगी ना, उतना हम प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली हमें करने में आसानी होगी, क्योंकि हमें पता है ना कि ये एक डिनाई है, इसके ऊपर यही एक्शन हमने देना है, तो हम उसी डायरेक्शन में जा रहे होंगे। तो यहाँ पे ये एक चीज है, बाकी सारे जितना हमने चीजें पढ़ी वो हमें करने से ज्यादा अच्छी तरह से आएंगी, लेकिन डिनाइल मैनेजमेंट ऐसी है कि हमें थेरेटिकली जितनी अच्छी आएगी हम प्रैक्टिकली उतना अच्छा कर सकेंगे। ठीक है। मैं ऐसा करती हूँ कि इसको डिनाइल मैनेजमेंट को के टॉपिक को यहाँ पे 5 मिनट्स की आप ब्रेक लो, मैं इसको सेव करती हूँ और दोबारा से नेक्स्ट स्लाइड के लिए नेक्स्ट टॉपिक जब स्टार्ट करूंगी ना उसके लिए मैं अलग से बनाती हूँ, ताकि डिनाइल मैनेजमेंट की स्लाइड आपको अलग से वो रिकॉर्डिंग भी अलग से मिल जाए। ठीक है, इसको आप 5 मिनट्स की ब्रेक ले लो। सेम लिंक पे हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा? हाँ जी, सेम लिंक से कनेक्ट कर लेना, बस मैं इसलिए चाह रही हूँ कि मैं अगर दूसरे भी अगला भी टॉपिक इसके साथ कर लूंगी ना तो वो अलग अलग से आपको मिलेगा नहीं, फिर मिक्स सा हो जाएगा, तो इसको मैं अलग से ठीक है। उनका जंक अलग से करके रख लेती हूँ। और नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो भी दो ही हैं हमारे, छोटे से हैं, हम उसको कवर अप कर लेते हैं, फिर हम उसको, इंशाल्लाह। हमारे पास मार्जिन है, ये वीक हमारे पास है और नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट वीक के मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे को आप लोगों का फाइनल क्विज हो जाएगा। इंशाल्लाह।
जहां तक मेरा मतलब माइंड सेट है अब हालात वाकयात का कुछ नहीं पता चलता, इंटरनेट कब चल रहा है नहीं चल रहा, मुल्क के हालात कैसे हैं, ये चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है, इसी लिंक से आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा, बस 2 मिनट्स दीजिएगा, बस मैं इसको इसको बंद करूंगी तो ये रिकॉर्डिंग पे लग जाएगा, मैं दोबारा से कनेक्ट कर, ठीक है।